चलिए जी, आज जो आपको सिखाना है ना, जो चीज कि आपके पास जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ओरिजिनली क्या हो रहा होता है बैक एंड पे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2025 अज्यूम करते हैं। एक कंपनी का साल का एंड दिसंबर 25। साल एंड का मतलब क्या? इसे ईयर एंड भी बोलते हैं, इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर। अब ये अकाउंटिंग स्टार्ट होने लगी है तो इसलिए प्रॉपर ध्यान से चीजें सीखनी है, वैसे भी फायदा देती है आप। इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलेंगे, इसे ईयर एंड भी बोलेंगे, इसे अकाउंटिंग ईयर भी बोलेंगे। नॉर्मली ये 1 ईयर होता है। नॉर्मल में ये 12 मंथ का टाइम होता है, बट ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली ये 1 साल की अकाउंटिंग की जाती है, बट जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने रख लिया अपना ईयर एंड हर साल का दिसंबर, लेकिन रखना कोई 1 साल। ऐसा नहीं कर सकते कि कभी दिसंबर रख लिया कभी जून रख लिया, ऐसा नहीं। आप अगर रखोगे तो कोई 1 साल सिलेक्ट करोगे कि हमने इस साल के एंड के में सारे अपने अकाउंट्स एक दफा फाइनल करने, इसलिए इसे फाइनल अकाउंट बोलते हैं। कैसे फाइनलाइज करने हैं? कि मिसाल के तौर पर दिसंबर 2025 में आपने कहा कि पिछले पूरे 12 महीनों की टोटल सेल्स कितनी है, टोटल खर्चे कितने हैं, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ये किस स्टेटमेंट से पता चल जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से। फिर आपने देखा कि अच्छा जी, मेरे इस साल के एंड पे इतने मेरे पास एसेट्स पड़े हैं, इतनी मेरी लायबिलिटीज पड़ी। तो हर कंपनी अपना साल का एक एंड मुकर्रर करती है और उस ईयर एंड के ऊपर उसने अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। अपने सारे अकाउंट्स एक दफा क्लोज करके फिर अगले साल दोबारा से शुरू करना है जीरो से। मतलब बिजनेस ने जीरो से शुरू करना, अकाउंटिंग जीरो से शुरू करनी है। फिर नए साल की ट्रांजैक्शंस, नए साल की सेल, नए साल की परचेज, नए साल के एक्सपेंस। अब ईयर एंड हो जाता है, सपोज दैट आप सेलेक्ट कर लेते हो दिसंबर 2025। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑडिटर, ऑडिट करने कि जनाब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई। अब ऑडिट पे नॉर्मल जो टाइम लग जाता है वो 3 से 4 महीने लगते हैं। ऑडिट करने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने। अब वो जो ऑडिट करेंगे, ऑडिट किसका करेंगे? जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है, जो आपने ये ट्रायल बैलेंस बिजनेस ने बनाया हुआ है, उसको ऑडिट करेंगे कि क्या ये सब कुछ ठीक है या नहीं। अब इनको कुछ चीजों का पता चलेगा यहां पे। अब जिन चीजों का इन 3-4 महीनों में ऑडिट करते वक्त पता चलेगा, वो ऑडिट करते वक्त क्या पता चलेगा? हो सकता है कुछ एरर्स हो सकता है कुछ ओमिशन। ओमिशन किसे कहते हैं? भूल जाना। एरर किसे कहते हैं? गलत लिखा जाना, गलती से गलत लिखे जाना। एक होता है जानबूझ के गलत लिखना, उसे बोलते हैं मिस्टेक। तो एरर और ओमिशन इन 3-4 महीनों में हमें पता चलते हैं, और हम वो जो एरर एंड ओमिशन होंगे, एरर कह लो या ओमिशन कह लो, हमने उसको इसमें एडजस्ट करना होता है। क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है उस ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर उस ट्रायल बैलेंस को हम ये भी कह सकते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या होगा? हम ट्रायल बैलेंस अपना बना चुके होंगे, उसके बाद ऑडिट होगा, उस ऑडिट के दौरान पता चलेगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर गलत लिखी हुई हैं, या ऊपर ऐसी चीजें हैं जो हमने एडजस्ट करनी है। तो उसको फिर जब हम एडजस्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर हम इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाएंगे। अब इन 3-4 महीनों के अंदर इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद जब ऑडिट पूरा होता है ना, तब आप बोलते हैं रिपोर्ट इशू होती है। रिपोर्ट मैं पूरी टर्म्स नहीं लिखवा रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पता हो, लेकिन आप लोगों को यहां पर सोने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इस लेक्चर में आपको प्रॉपर ध्यान से, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इसके अंदर है, फाइनल अकाउंट के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 2-3 महीने में काम होगा। जब वो काम हो रहा होगा, जो ऑडिट हो रहा होगा, या दूसरे लफ्जों में अकाउंट चेक हो रहे होंगे, तो वहां पर हमें कुछ चीजें मिलेंगी और हम इस रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले जो कुछ हुआ होगा और जिसका ताल्लुक ट्रायल बैलेंस के साथ होगा उसको एडजस्ट करवा देंगे। उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमारे लिए क्या होगा, हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना है और डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट भी बता देना। हमारे पास क्या वो नाम क्या आएंगे, या उसको बोलेंगे एडजस्टमेंट, या उसको बोलेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, या उसको बोलेंगे अदर इंफॉर्मेशन। ये नाम होंगे सारे, एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन। ये क्या होगा, थोड़ा सा मैं डेमो दिखाता हूं। देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इस क्वेश्चन के अंदर इतना आपके पास ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ये बाद में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, इंश्योरेंस एडवांस कितनी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऊपर जो लिखा हुआ है सारा कुछ लिखा हुआ है, बाद में इंफॉर्मेशन बताई है एडिशनल कि भाई जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसमें ओरिजिनल चीजें क्या क्या है, और हमने उसका क्या करना, हमने उसको एडजस्ट करना, हमने उसको एडजस्ट करना है। अब पेपर जो आता है ना उसमें कम से कम 8-10 एडजस्टमेंट होती है, जिसको हमने एडजस्ट करके फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। उससे पहले कि हम कोई एडजस्टमेंट पढ़ें, पहले अभी हमने जो कहानी सीखी वो क्या है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इसे बोलते हैं ड्राफ्ट। ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ऑडिटर ऑडिट करने आ जाएंगे। वो ऑडिट करते वक्त उन्हें काफी सारी चीजें मिलेंगी। ऑडिट इसलिए तो किया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ उन्हें ऐसी चीजें मिली जो हमें पता चला कि इसकी एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो उसको एडजस्ट करके फिर इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बना दें। अब कुछ रूल्स होते हैं जो ऑडिटर को पता होते हैं, हमें भी पता होते हैं, बनाने वाले को भी, लेकिन बंदा इग्नोर कर बैठता है। वो रूल्स क्या हैं? जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना, जो एक कॉन्सेप्ट आज हमने सीखना है, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये एक्रूड लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट है क्या? कहते हैं ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, all events and transactions are recorded when occurred, not on the basis of cash received are paid. All events and transactions are recorded when occurred. Accrual concept depend करता है occurred, not on the basis of cash received or cash paid. अभी भी ये बात नहीं आपको समझ लगेगी, इसको मजीद एक और, ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये डेफिनेशन नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंसेस लिख लो आप, ये भी आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड
not on the basis when cash paid या received, income and expenses are recorded when occurred, not on the basis of when cash paid या received। मतलब क्या है? देखिए यहां तक लिख लिया है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूं। आपके पास जनाब सैलरी है, जनवरी के महीने की, महीने के हिसाब से समझाने लगा हूं, ₹10,000। आपके पास कोई बंदा काम करता है, मिस्टर जग्गू, और उसकी 10,000 सैलरी बनती है, किसके महीने की ये जान नहीं है, जनवरी लिखा हुआ 10,000। आपने उसको फरवरी में पे की। वैसे तो अकाउंटिंग सालाना होती है, मैं मंथली के हिसाब से सिखाकर काम खत्म करता हूं। जनवरी की सैलरी है 10,000 और आपने पे कब की? फरवरी के अंदर। अब सवाल ये है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। तो बताएं ये जनवरी, देखिए हम अदर एक्सपेंस लिखते हैं, पता है ना, इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंस लिखे जाते हैं, उसके अंदर सैलरी भी लिखते हैं। अब आप एक जनवरी के महीने की बना रहे हो इनकम स्टेटमेंट और एक फरवरी के महीने की बना रहे हो। जनवरी का एक्सपेंस है सैलरी 10,000, पे हो रहा है फरवरी में, किस महीने में लिखा जाएगा? जनवरी में लिखा जाएगा। बता क्यों? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। अगर एक अकाउंटिंग होती है कैश अकाउंटिंग, कैश बेसिस, यह है एक्रूअल बेसिस, और जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं वो कौन सी बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस। एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग, वो क्या कहती है वो हम अलग से पढ़ेंगे भी सही। कैश बेसिस को कहते हैं जब इनकम और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करो जब एक्चुअल में कैश मिले या पे करो। तो जो बंदा कैश बेसिस अकाउंटिंग बना रहा होगा, ये 10,000 किस महीने में लिखेगा? फरवरी के महीने में लिखेगा। मतलब ये है जनवरी का, लेकिन पे किस में हो रहा है? फरवरी में। तो ये किस साल किस महीने में आएगा? वैसे अकाउंटिंग साल की होती है, लेकिन मैं महीने के हिसाब से खत्म हुआ, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से जनवरी में आएगा। और हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस होती है, हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस होती है। डन होगी बात। अब एक और बात हुआ ये कि रेंट हमने पे किया, रेंट ऑफ ईयर 2025 ₹100,000 पेड इन, बल्कि ये 26 है। 2026 का रेंट पेड इन 2025, 2025 में 2026 का रेंट पे कर दिया, 2025 में 2026 का रेंट पे कर दिया। ये रेंट हम एडवांस पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? 25 में 26 का रेंट पे कर रहे हैं। 25 में पे कर दिया रेंट, लेकिन वो रेंट है 26 का। किस साल के एक्सपेंस में ये आएगा? किस साल के एक्सपेंस में ये आएगा? रेंट किस साल का है? पे किस साल में हो रहा है? हमने एक्ट्रेस देखनी है, पेमेंट नहीं देखनी। ये साल का है, उसी साल में आएगा, चाहे पे जब मर्जी हो, रिसीव या पे जब हो, जिस साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल का एक्सपेंस है ना, उसी साल में रिकॉर्ड करना है। बात समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड। इनकम, बाद में हमने इनकम और एक्सपेंस लिखा क्योंकि हमारा ताल्लुक ज्यादा इनकम एक्सपेंस से है। असल में क्या था? ऑल इवेंट्स
and transaction are recorded when occurred, not when cash received are paid. तो इनकम एक्सपेंस के साथ भी यही होगा, all income and expenses are recorded when occurred, not on the basis of cash received या paid. बात समझ रहे हो? अब अगर इसमें दो कॉन्सेप्ट अभी मैं छोटे छोटे से आपको करवाता हूं। एक आपके पास है एक्रूड एक्सपेंसेस। अब ये और चीज है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो अकर हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए। एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे मैं खड़ा हूं 2026 पे, अब 2026 का मैंने रेंट भी मेरा हो गया, पेएबल है, सैलरी भी पेएबल है, लेकिन मैंने पे नहीं की। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस हैं अकर्ड बट नॉट पेड। अकर भी हो जाए पे भी हो जाए फिर तो टेंशन ही नहीं ना, फिर तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। अकर भी हो गया पे भी हो गया उसी साल, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? those expenses occurred but not paid. Those expenses occurred but not paid. not paid, मेन दो लफ्ज है ये, occurred but not paid। बताओ 2026 पे खड़ा हूं, बहुत सारे एक्सपेंस अक्कर हो गए लेकिन मैंने पे अभी तक नहीं की। बताओ 2026 के एक्सपेंस में आएंगे, अदर एक्सपेंस में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अब होगा क्या भला? वहां पर ऊपर लिखा होगा सैलरी रुपीस, ये ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा। किस में लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा जी 5000, ठीक है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा ₹1000 सैलरी इज एक्रूड। इसका मतलब क्या है? 5000 सैलरी पे हो चुकी है, 5000 सैलरी पे हो चुकी है, 1000 सैलरी अक्रूड है। इस अक्रूड का मतलब क्या होगा? अकर है लेकिन अभी तक पे, तो बताओ एक्सपेंस में आएगा या नहीं आएगा? तो ये 1000 इस 5000 में जाकर ऐड कर देंगे, इस 1000 को भी उस 5000 के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चला कि 1000 का ऐसा एक्सपेंस है जो अक्कर हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। अच्छा, एक्सपेंस में तो ऐड कर दिया, एक इसका और इफेक्ट भी आएगा, लायबिलिटी भी बन गई हमारी। अगर पे कर देते तब तो लायबिलिटी ना होती ना, तो ये हमारी लायबिलिटी भी बन गई। दो जगह लिखनी है, ठीक है। एक इसको एक्सपेंस में लिखेंगे, दूसरा इसको लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक होगी बात। तो इसका जो बाकी है ना वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो इसका ना नेक्स्ट क्लास में भी हमने इसी को ही आगे लेकर कंटिन्यू करना है।